भारतीय शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं। ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैविक प्रक्रिया होता क्या है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। मतलब कि आपके लाइफ में जो भी आप रहते हैं, बचपन से लेके आप बूढ़े होते तक के जो भी क्रियाएं होती हैं आपके बॉडी के अंदर, वो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। जिसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका पोषण। ठीक है, पोषण जो आप क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो इसमें आ जाएगा, आपका पोषण में आ जाएगा। परिवहन, ठीक है, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपने खाना खाया, ठीक है, उससे ऊर्जा मिली, फिर वो ऊर्जा क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें में रहता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब क्या है, आपका परिवहन होता है एक से दूसरे जगह पे, है ना। फिर आता है आपका श्वसन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। जबकि श्वसन में क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, जो आपका भोजन है उसका अपघटन होता है। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका भोजन अपघटन होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है उत्सर्जन। आपने खाया, एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये पहुंचाया, ठीक है, और फिर आपको क्या हुआ, खाना टूट रहा है, ऊर्जा मिली। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आपके बॉडी में बनते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। तो वो हानिकारक चीज़ को बाहर निकालना बॉडी से, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस आपका कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज कौन सा चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो किस में होती है, मोस्टली कोशिकाएं में होती है। ठीक है, और कोशिकाएं के अंदर आपका पोषण, परिवहन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रियाएं चलती रहती हैं। और ये सारी क्रियाएं के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है, तो भोजन क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। ठीक है, पौधे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे उपभोक्ता होते हैं। क्यों होते हैं, सॉरी, उत्पादक होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सूर्य की किरण को क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, छोटे छोटे, है ना, क्या बोलते हैं, पानी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर सूर्य के किरण से क्या होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो जो भोजन बनाते हैं उसे ही हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम लोग किस में आ जाते हैं, उपभोक्ता में। और आपका क्या बोलते हैं, जो आपका पौधा है वो क्या हो जाता है, उत्पादक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो पौधे में भी होती हैं, आपका क्या बोलते हैं, मनुष्य में भी होती है ना, जितने भी जैविक हैं, सजीव हैं, उन सब में होती है। तो उन सब के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, पौधों से, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, तो हम दोनों के में क्या, सॉरी, पौधे और जो क्या बोलते हैं, आपका जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनमें क्या रहते हैं, जैव प्रक्रियाएं थोड़ी अलग अलग होती है, विभिन्न होती हैं। कैसे होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पौधा रहता है वो छोटे छोटे चीज़ों से क्या करता है, संश्लेषण करता है। जैसे वाटर हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उससे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वही भोजन को लेते हैं और वो क्या रहता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को फिर वो अपघटन करता है और फिर छोटे छोटे सरल क्या बोलते हैं, चीज़ों में चेंज करता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, है ना, स्टार्च में सॉरी ग्लूकोज बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। आप क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड में, तो मतलब क्या करता है, वो जो बड़े बड़े जो अपघटन क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जटिल आपका कंपाउंड होते हैं, उसको क्या करते हैं, सरल कंपाउंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, जो जैविक प्रक्रियाएं होती है पौधे और क्या बोलते हैं, जानवरों के बीच, उसमें क्या होते हैं, अंतर होते हैं। ठीक है,
जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है जितने भी जीव जगत हैं उसमें हम किस पे निर्भर हैं, पूरी तरह से पौधों पर भोजन पर निर्भर है ना। भोजन हम खाएंगे तभी हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमको भोजन कहाँ से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना। मतलब कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, जो क्या करते हैं, सूर्य की किरण के उपस्थिति में, है ना, प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थ के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। जैसे बताया था कि वो क्या कर रहे हैं, हमें देते हैं खाना, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर है। जो भी क्या बोलते हैं, उपभोक्ता है, जो क्या करता है, जो भोजन को ग्रहण करता है, वो क्या है, उपभोक्ता है। वो किस पे निर्भर होगा, आपके उत्पादक पे होगा। ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं इंग्लिश में, कंज्यूमर को। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जैविक प्रक्रियाओं में समानताओं के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला था कि उत्पादक और उपभोक्ताओं में क्या होते हैं, समानताएं तो हैं पर विभिन्नताएं भी होती है। समानताएं कैसे कि दोनों को ऊर्जा चाहिए, है ना, और वो कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। जो पौधे हैं वो भी भोजन बनाते हैं, वो अपना भी खाते हैं और हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता को भी प्रदान करते हैं। पौधों और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विशेष संतंत्रिक की व्यवस्था है। ठीक है, तो पौधे और जंतु दोनों में क्या रहते हैं, पोषण के लिए उससे संबंधित जैविक क्रियाएं, है ना। अब क्या है, भोजन है तो अलग अलग जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, उसके लिए विशेष अंग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंग तंत्रों का विकास। ठीक है, हम क्या देखेंगे, अंग तंत्रों का विकास, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका का व्यास बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल और जो उसका वॉल्यूम होता है, घनात्मक होता है, वो क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, मान के चलिए आपका क्या है, क्षेत्र है, पहले ऐसा था, है ना, फिर क्या हो रहा है, ये क्षेत्र है, अब आपका क्या हो गया, व्यास बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, जो आयतन है वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं, देखिए, जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, है ना, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी तो लंबाई के लिए क्या होना चाहिए, उतना ही भोजन, उतना ही ऊर्जा, है ना, वो सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, अगर हम बोले कि आपका सिर्फ एक चैप्टर का एग्ज़ाम होगा तो आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर वही बोले कि आपका एक यूनिट का एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बर्डन बन जाएगा। कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ चीज़ें क्या हो जा रही, छोड़ दे रही हैं, है ना। तो जब छोटा आपका सिलेबस था तो आपको अच्छे से लर्न हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही सिलेबस बढ़ गया तो आपका लोड भी बढ़ गया। तो वैसे सेम यहाँ पर होता है, पहले छोटा था कोशिका तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता था, ऊर्जा कम होता था, जो खाना का आदान प्रदान है वो आराम से हो जाता था, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो उसका क्षेत्रफल है, आयतन है, वो भी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये किसके किसके बीच ग्राफ खींचा हुआ है, कोशिका की लंबाई व सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। ठीक है, तो ये लंबाई है, कोशिका का व्यास यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, सतही क्षेत्रफल और आयतन दोनों क्या हो जा रहे हैं, घटते जाएगा, आपको पता चलेगा इसमें। ठीक है, तो हमने एक्स अक्ष पर क्या रखा है, कोशिका का व्यास, है ना। व्यास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल और आयतन भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कोशिका का व्यास है और यहाँ सतही क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है 3.4 क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या है आपका 3.5 है, तो क्या है इसका यहाँ पर आपका कोशिका का व्यास है, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल देख सकते हैं। जैसे जैसे व्यास बढ़ते जा रहा है ये भी आपका क्या घटते जा रहा है ना। पहले 6 था, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, आपका 1 में आ रहा है, यहाँ पर क्या 0.5 में आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 0.5 में आ रहा है, यहाँ पर 1 में आ रहा है, ये 1.5 में आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, ये 3.5 में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोशिका का व्यास बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो सहती क्षेत्रफल है और जो आयतन है वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी कब होंगी, अब खाना तो सबको चाहिए है ना, ऊर्जा तो सबको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर व्यवस्था क्या होता है अनुकूल नहीं होगा तो सारी चीज़ें आपके परस्पर नहीं पहुंच पाएंगी, है ना। हर कोशिका, आपको पता है कि आपका जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, बहु कोशिका से बना हुआ है। सभी कोशिकाओं में ऊर्जा का होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके लिए अगर व्यवस्था नहीं होगी अच्छे से तो वो एक से दूसरे कोशिकाओं में नहीं जा पाएगा। ठीक है। अगर हम एक कोशिका की बात करते हैं तो क्या होता है, वो पूरे वातावरण से क्या हो जाता है, घिरा होता है, जिसका क्या होता है आदान प्रदान क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन अगर हम वही बहु कोशिकाएं की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चाहे वो पोषण हो चाहे परिवहन हो, ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, एक अलग से व्यवस्था उसमें पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि क्या हो गया आपका परिवहन तंत्र हो गया, लसिका तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग क्या होते हैं, तंत्र दिए जाते हैं ताकि जो आपका ऊर्जा है वो एक स्थान से मतलब एक कोशिका से पूरे कोशिका में अच्छे से जा सके। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गया है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे जैसे कोशिका का व्यास बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही उसका जो क्षेत्रीय फल है और आयतन है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ देखकर बताइए कि किस एक कोशिकाएं जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर से कि एक कोशिकाएं की अगर हम बढ़ा रहे हैं व्यास को तो वो क्या हो, उसका जो क्षेत्रफल है और जो उसका आयतन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है। गौर करने की बात यह भी है कि बहु कोशिकाएं जीवों के शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि क्या बोलते हैं, जो बहु कोशिकाएं हैं, एक कोशिकाएं का तो वातावरण में आराम से क्या होता है, क्या बोलते हैं, सीधा संपर्क रहता है, तो वो आराम से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बहु कोशिकाएं में तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल सके और उनका उपयोग हो सके जिससे ये कुशलतापूर्वक तेजी से कार्य कर सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हैं है ना, जैसे कि पर्याप्त संसाधन, अब उसको रिसोर्स तो चाहिए है ना, जैविक प्रक्रिया हो रही है, ऊर्जा चाहिए, उसको संसाधन चाहिए। ठीक है। उनका उपयोग हो सके, वो भी कुशलतापूर्वक, ऐसे नहीं थोड़ा सा हो रहा थोड़ा सा नहीं, कुशलतापूर्वक हो सके, तेज़ी से कार्य कर सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बहु कोशिकाएं में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर होता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि शारीरिक संरचनाओं की सतह के परत दर परत मुड़ने या वलयत होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना। ठीक है। तो जो भी आपका क्या रहता है, कोशिकाएं रहते हैं, कुछ अंग रहते हैं जो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, परत बाय परत रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाता है, अवशोषण और अच्छे से कर पाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान के चलिए ये इतना आपके पास स्पेस है, आपको इसमें चीज़ें रखी नहीं है, तो अगर आप ऐसे से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन इसे ही आप क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोल्ड करके रखेंगे तो आपके लिए जगह बच जाएगा। ठीक है। और जगह बचेगा तो उसमें और अच्छे से आ सकता है, जिससे क्या होगा, अवशोषण और अच्छे से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। अवशोषण किसका होगा, आपका ऊर्जा का, है ना, भोजन का, ये सारे अवशोषण होंगे। क्लियर। एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन। ठीक है। ऐसे तरल पदार्थ के जरिए, है ना, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होगा, तरल पदार्थ आराम से क्या सके, आना जाना कर सके। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास 2 बकेट है, 2 बाल्टियाँ हैं, तो आप क्या करेंगे, नल से वो बाल्टियाँ भरेंगे, फिर दूसरी जगह लेके जाएंगे। अगर उसी जगह आपके पास क्या है, पाइप है, नल में पाइप फंसाएंगे, आराम से वो पाइप से आप जहाँ पर भी पानी डालना चाहें वो डल सकता है ना। तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, पाइप वाला। तो वैसे ही आपका शरीर में ऐसे क्या होते हैं, पाइप लगे रहते हैं मान के चलिए, जिससे जो तरल पदार्थ है वो आराम से क्या हो सकता है, एक से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थों जैसे श्लेष्मा का स्राव
नमी युक्त सतह का होना आदि। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत सारे आपके क्या है स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे आपको ऑर्गन है ना, बहुत सारे आपको छोटी छोटी चीज़ें आपके बॉडी में देखने को मिल जाएंगी। तब क्या होता है, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण क्या होता है, दो परतों के बीच जो क्या होता है क्रिया होता है ना, घर्षण, फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण, उसको कम करना है। ठीक है, तो कम करने के लिए क्या होता है, लसलसे पदार्थ आपका निकलते हैं, जैसे कि श्लेष्मा, श्लेष्मा को क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं लसलसे पदार्थ, आपको हम पढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो क्या है, आपका घर्षण कम करने के लिए बहुत सारे लसलसे पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है, जैसे कि यहाँ पर श्लेष्मा लिखा हुआ है। आपका जो बॉडी क्या होना चाहिए, आपका नमी युक्त होना चाहिए, जैसे आप अपने मुंह को देख लीजिए, हमेशा आपको गीला रहता है, वो नमी युक्त रहता है ना। सतह का होना क्या होता है, आवश्यकता होता है, ताकि आपका क्या है क्रियाएं अनुकूलता पूर्वक हो सके। चौथा, रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। ठीक है, बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं और उनको अनुकूल क्या बोलते हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। ठीक है, वो किसका जिम्मेदारी होती है, हम ये एक अलग से रहेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा। बट अभी आप याद रख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या रहता है, अनुकूल परिस्थितियां होना भी ज़रूरी होता है। अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं होगी तो क्या होगा, आपका रासायनिक क्या बोलते हैं अभिक्रियाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बहुकोशिकाएं वाले जीव में आपको संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्था कई जीवों के शरीर की संरचना में नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैव विकास जैसे जैसे होता गया उसके हिसाब से क्या होते गया, आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलते जाएंगे। जैसे क्या है, आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, लसिका तंत्र हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारे आपके क्या है जैव विकास के ही क्या है आपके देखने को मिलेंगे। तो पौधे में हमको क्या देखने को मिल जाता है, मोस्टली एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मनुष्य व पौधे के उदाहरण से हम बहुकोशिकाएं जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मनुष्य और पौधे, ठीक है, दोनों का उदाहरण लेंगे। दोनों क्या है आपके बहुकोशिकीय हैं, तो उनमें क्या होते हैं, जीवों में भोजन संबंध है ना, भोजन कैसे होता है, एक से दूसरी जगह कैसे जाता है, उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं, जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसका उदाहरण लेके, पौधे और जंतुओं का। ठीक है, जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण, मतलब कि क्या है, आपका भोजन आप ले रहे हैं, उसे पचा रहे हैं, पचाने के बाद जो उसका ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं पोषण के समय, उसको आपके बॉडी से, शरीर से बाहर निकालने तक का जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम पौधे की बात करते हैं तो पौधों में क्या रहता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन तंत्र आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे तंत्र हमको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, पोषण, परिसंचरण, लसिका, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मनुष्य में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुकोशिकाओं की जो जैविक प्रक्रियाएं के लिए बहुत सारे संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं देखेंगे, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है आपका पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं, डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू इट, की पाचन कैसे होती है और उसके साथ क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपको पता है, आपको जो भी कार्य करना है उसके लिए क्या चाहिए रहता है, आपको ऊर्जा चाहिए रहता है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन। भोजन में मोस्टली हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। वसा का क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन हमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि लवण हो गया, पानी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो भोजन बनती है, भोजन कहाँ से, एक
कोशिका से दूसरे कोशिका कैसे जाएगी? आपका रक्त से, है ना। तो रक्त में क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक से दूसरे जगह हमारी क्या बोलते हैं, लेके जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि एक टाइप की कोशिकाएं आपकी बॉडी में नहीं मिलती, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, जैसे नर्व सेल हो गया, है ना, लिवर सेल हो गया। आपको जो भी अलग अलग ऑर्गन है उसमें अलग अलग क्या कोशिकाएं मिलती हैं, और सभी को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो रक्त में जितने भी भोजन प्राप्त रहते हैं वो क्या होते हैं, एक से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। और मान के चलिए आपको क्या हो रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक वो होता है जिसे क्या बोलते हैं, शर्करा, है ना, ग्लूकोज बोलते हैं। आपको पता है अगर आपके बॉडी में क्या होता है, ये शर्करा कम हो जाता है तो आपका क्या होता है, मस्तिष्क क्या करता है, आपके आमाशय को क्या करता है, मैसेज देता है। फिर वो क्या होता है, जो आपका आमाशय होता है वो क्या होता है, संकुचन होता है, गुड़गुड़ होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या लग रही है, भूख लग रही है। फिर वो क्या होता है, आप वो चीज़ें खाते हैं जिससे क्या होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा आपके बॉडी में कम हो गई थी वो वापस से क्या हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। किससे रिलेटेड है, ये आपका पोषण से रिलेटेड है, पाचन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा है हमें किससे होती है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, उसके जो अवयव होते हैं उसका जब अपघटन होता है, ठीक है। तो जो ये अपघटन क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, है ना, आपका जटिल पदार्थ रहते हैं, उसको सरल पदार्थ में जब कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं, ठीक है। अपघटन किसे कहते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा भी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है ना। ये सारी चीज़ें तो हमको ऊर्जा देने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी, लवण, विटामिन आदि। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ग्लूकोज नामक शर्करा, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भोज्य पदार्थ में एक ग्लूकोज नामक शर्करा है, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, ठीक है। वो जब अपघटन होता है तब हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और उसको किसकी ज़रूरत रहती है, जितने भी कोशिकाएं आपकी हैं बॉडी में सबको ज़रूरत रहती है, ठीक है, उन सभी को काम करना है। यदि रक्त में इसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। मस्तिष्क से आमाशय की दीवारों से संकुचन की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना प्रसारित होती है। इससे हमें भूख का एहसास होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर कभी भी कम हो जाता है, जितना मात्रा होना चाहिए उससे कम हो जाता है तो मस्तिष्क क्या को पता चल जाता है। मस्तिष्क फिर से क्या करता है, आपका आमाशय की दीवारों को क्या बोलता है कि आपको संकुचन करना है। जैसे संकुचन होता है तो आपको भूख लगती है और फिर आप वो खा लेते हैं, जो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है वो आपके बॉडी में वापस से आ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है ना। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन तो पढ़ लिया, उसकी व्यवस्था पढ़ ली कि कैसे कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मुंह, ठीक है। मुंह से क्या होता है, यहाँ पर एक फेनिक्स है ना, फेनिक्स रहता है, फिर ग्रसिका, ठीक है, जिसको हम मोजोफेगस बोलते हैं, डायफ्राम है, यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अग्न्याशय, ठीक है, पैनक्रियाज, ये आपका क्या है, अमाशय, स्टमक, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, और क्या बोलते हैं, मलद्वार। जब हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं तो वो मुंह से निकल के कहाँ तक के आता है, मलद्वार तक के आता है, ठीक है। और ये कितना फीट रहता है आपका, 27 फीट रहता है पूरा, क्लियर इतना। यहाँ पर ये मुंह से लेके जो मलद्वार है वो कितना रहता है, 27 फीट का रहता है। और 1 फीट कितना रहता है आपका, 3.280 समथिंग अप्रॉक्स कुछ रहता है, ठीक। तो मान के चलिए इतना बड़ा है आपका। और जब आप क्या बोलते हैं पाचन तंत्र देखेंगे तो वो मुंह से शुरू होता है और ख़त्म आपका मोस्टली कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पित्ताशय है, अग्न्याशय है ना, और क्या बोलते हैं आपका यकृत है, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके ग्रंथियाँ कहलाते हैं, जो क्या रहते हैं आपका बाहर रहते हैं ना। ये भी क्या करते हैं, कुछ स्राव सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, पाचन में हेल्प
करते हैं, ठीक है। और ये जो मुंह से लेके आपका जो बड़ी आंत है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नली, जो कि 27 फीट तक के होता है, ठीक है। उस क्या बोलते हैं, बहुत सारे ग्रंथियां आपकी क्या बोलते हैं इसी आहार नली के अंदर रहती हैं, कुछ बाहर रहती हैं। बाहर का तो आपको दिखाई दे रहा है ना, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, और मुंह के अंदर रहता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके पाचन में हेल्पफुल करता है, ठीक है। आप ये एक देख सकते हैं, है ना, ये क्या है आपका ओजोफेगस है, ठीक है। ये ओजोफेगस है। ओजोफेगस का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मसल है, ये सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, ये एडवेंटेटिया है, ठीक है। तो ओजोफेगस का अगर आप छोटा सा देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका ये है इम्पॉर्टेंट। तो चलिए पाचन तंत्र को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जो आपकी, चलिए पहले कुछ क्वेश्चन उसे देखते हैं। क्या आपको और भी किसी स्थिति में भूख लगती है? सोचिए, जब आपको मनपसंद खाने की खुशबू आ रही होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि अगर आपका ग्लूकोज का कमी होता है तो मस्तिष्क तो सूचना दे देता है। तो क्या ऐसा और भी कभी स्थिति आया है जिसमें आपको भूख लगी है? इसमें आपको पूछा गया है कि मान के चलिए आपका क्या है, मनपसंदीदा खाना बन रहा है तो भी क्या आपको भूख लगती है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, आपको क्या हो जाती है, भूख लगने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है जिसे आहार नली कहते हैं, ठीक है। आहार नली की दीवार में अनेक जलीय परतें पाई जाती हैं। इसमें तथा इनके बाहर कई प्रकार के ग्रंथियां हैं। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियां एवं आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचक व में सहायक होते हैं। इससे भोजन के अवयव के जटिल बड़े अणु छोटे सरल अणुओं में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बोला है वो सिर्फ क्या है, लिखित में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जानने वाला है, ग्रंथियाँ पाई जाते हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, वो आपको स्टमक में मिल जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड है वो आपका माउथ में मिल जाएगा। कुछ क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं, आहार नली की बात करते हैं तो ये ओजोफेगस देखिए, ग्रंथिका देखिए, ये क्या है, एक पाइप जैसे दिख रहा है। जबकि आप छोटी आंत देखिए, ये कैसे करके एक दूसरे से लिपटा हुआ है ना, फोल्डेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अलग अलग क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो भी जूस है, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो अंग है, जो ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, ग्लैंड है ना, ग्रंथियाँ, वो सारे का काम क्या है, आपके पाचन में ही क्या करना रहता है, हेल्प करना रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमको पता है कि हमारा क्या होता है, सबसे शुरू तो क्या होता है, हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है क्या, खाने का पचना, ठीक है। तो खाने के पचने में आपका क्या रहता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें आपको लार ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं, उसमें 3 प्रकार के क्या रहते हैं, लार पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर डक्ट और पैराटॉइड डक्ट, ठीक है। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मुख्य पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, इसमें आपको एंजाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, एंजाइम देखने को मिलेगा। अब एंजाइम का क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी आपका अभिक्रिया रहता है, या तो उसका चाहे वो अपघटन हो या फिर संश्लेषण हो, उसमें वो क्या करता है, उसकी गति को बढ़ाने का काम कर देता है या फिर घटाने का काम कर देता है। तो आई होप कि आपको एंजाइम समझ आ गया होगा और वो किस प्रकार हमारे लिए सहायक है वो भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि सबसा है ना, जैसे ही आप क्या करते हैं, खाने को अपने मुंह में डालते हैं, वहीं से क्या हो जाता है, आपके पाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसे आगे समझते हैं, ठीक है। तो उसे आगे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। तो क्रियाकलाप में आपको क्या करना क्या है, 2 परख नली आपको ले लेनी है, ठीक है। 2 क्या करेंगे, हम एक परख नली लेंगे और उसको क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको लेना है क्या, देखिए, जो भी आप भोजन खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्च का टेस्ट करेंगे, ठीक है। मान के चलिए आप चावल खा रहे हैं, तो चावल में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट,
और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, स्टार्च एक टाइप है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्रियाकलाप में स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका टेस्ट कैसे होता है, एक सॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि सूचक होता है, आपने क्या बोलते हैं अम्लीय क्षार में पढ़ा है कि फिनोप्थेलिन सूचक यूज़ करा जाता है, वैसे स्टार्च टेस्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है आपका, थोड़ा येलोइश रहता है, क्लियर इतना। जैसे ही वो क्या होता है, आयोडीन स्टार से मिलता है तो वो कौन सा कलर कर देता है आपका, ब्लू ब्लैक कलर, है ना, नीला कलर का रहता है। उस तरीके से अगर ब्लू ब्लैक हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका स्टार्च जिसमें प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, चावल पानी हो गया, है ना, या फिर आटे का घोल हो गया, उसको आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, आटे का घोल ले लेते हैं या फिर आटा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। ए में ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ए है उसमें हम क्या करेंगे, सलाइवा मिला देंगे, ठीक है। सलाइवा मतलब कि लार को मिला देंगे और इसमें हम नहीं मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में, परख नली में आपने अपना सलाइवा लार को मिलाया है। 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे, ठीक है। आयोडीन डालेंगे, इसमें आप 2 बूंद डाल दीजिए, यहाँ पर 2 बूंद डाल दीजिए और फिर देखिए किसका कलर चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि किसका कलर चेंज होगा, बी वाले का, ठीक है। इसका कलर चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने लार नहीं मिलाया था। तो लार नहीं मिलाया था जिसके वजह से क्या है, ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, आपका ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। अगर ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। अब इसमें क्या होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सलाइवा प्रेजेंट है और सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को क्या कर दिया है, पचाने का काम कर दिया है, जिसके वजह से क्या हो गया, ये कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। क और ख परख नली में से किस परख नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा देखा था, बी वाला, तो बी वाला दर्शाएगा, ठीक है। फिर ऐसा क्यों हुआ, अब ये क्या हो गया, इसमें हमने लार नहीं मिलाया था जिसके वजह से क्या हो गया था, हमारा जो स्टार्च है वो पचना स्टार्ट नहीं हुआ था, जबकि इसमें हमने सलाइवा मिलाया था, लार मिलाया था, जिससे हमारा जो स्टार्च है वो पचना स्टार्ट हो गया था, उसका अपघटन होना स्टार्ट हो गया था। चलिए यह भी पता लगाए कि किस प्रकार के माध्यम अर्थात अम्लीय, क्षारीय या उदासीन में लार प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर हमको देखना है, चलिए ये तो पता चल गया कि लार क्या है, आपका स्टार्च को अपघटन करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से आपके माध्यम में, चाहे वो अम्ल, हर में तो नहीं करेगा, अम्ल में करता है, क्षारीय में करता है या फिर उदासीन में करता है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्रियाकलाप क्या है। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 ठोक परख नली लेनी है, ठीक है। क्या लेंगे हम, 3 ठोक परख नली लेंगे, क्लियर। इसको हम नाम दे रहे हैं ए, इसमें हम नाम दे रहे हैं बी, इसमें हम नाम दे रहे हैं सी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फिर से आप क्या करना है, घोल लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आटे को पानी में डाल देंगे, उसका घोल बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, तीनों परख नली में क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तीनों परख नली में हमने डाल दिया, क्या, आटे का घोल डाल दिया। अब ए में हम क्या डालेंगे, नींबू का रस, क्या डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे इसमें, ठीक है। और बी में हम क्या डालेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या डालेंगे, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो ये डाल दिया। और इसमें हम क्या डालेंगे, अशुद्ध जल, मतलब क्या होता है, डिस्टिल वाटर, है ना, ये डाल देंगे, क्लियर इतना। आपको ध्यान में रखना है कि ए में हमने नींबू का रस डाला है, बी में हमने वॉशिंग सोडा डाला है, सी में हमने अशुद्ध जल डाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20 से 25 बूंद क्या डाल देंगे, आपका 20 से 25 बूंद डाल देंगे आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, कुछ समय तक इसको छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, पता लगाना है कि किसमें क्या, इसमें फिर आपको क्या करना है, सलाइवा भी ऐड करना है ना, लार भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसमें भी आप लार ऐड करेंगे, इसमें भी आप लार को ऐड करेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे, लार को ऐड करेंगे और फिर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप 20 से 25 बूंद क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्यों इसमें ज़्यादा आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या डाला है, आटे का घोल डाला है, इसलिए, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन सा आपका ब्लू
ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। क, ख और ग में किस में अम्लीय घोल है, किस में क्षारीय व किस में उदासीन घोल है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से परख नली में कौन कौन सा है। तो अम्लीय कौन सा है, आपका ए है। ठीक है, क्षारीय कौन सा है, आपका बी है। उदासीन कौन सा है, आपका सी है ना। ये आपका, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क, ख और ग में से किस परख नली का पोल का स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें क्या रहेगा, आपका स्टार्च की क्या बोलते हैं को दर्शाएगा, उपस्थिति को। तो अगर हम ये क्रियाकलाप करके देखेंगे तो ए वाले टेस्ट ट्यूब में हमको स्टार्च देखने को मिलेगा। मतलब ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, आपका ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या बोलते हैं ये वाला क्या इसमें स्टार्च की उपस्थिति है, जबकि आपका बी और सी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा कि समान आटा का पोल लेने पर भी 2 परख नली में परीक्षण सफल हुआ और एक में नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि 2 में आपको क्या हो जाएगा, सलाइवा मिला हुआ है, तो वो क्या हो जा रहा है, अपघटन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बट इसमें नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि कौन से माध्यम में आपका लार काम करता है। तो इससे पता चल गया कि क्या होता है आपका क्षारीय में और आपका क्या बोलते हैं उदासीन। ये 2 माध्यम में क्या होता है, आपका जो क्षार है जो लार है वो काम करता है, अम्लीय में आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार यदि मुंह में गेहूं के दाने चबाएं तो इस एंजाइम के प्रभाव से जटिल पदार्थ स्टार्च अन्य सरल पदार्थ में बदल जाता है। खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार हम क्या करते हैं, गेहूं के दानों को क्या करेंगे, चबाएंगे, तो क्या होता है उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, सलाइवा है ना। आपका जो लार है उसमें क्या रहता है, आपका एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिलस। ठीक है, और यही एंजाइम क्या करता है, आपके स्टार्च के अपघटन में काम करता है। वो पहले जटिल रहता है, उसे क्या करता है, सरल पदार्थ में अपघटन करता है। तो चलिए एक कहानी से इसे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज। कि आखिर में हमको पता कैसे चला कि जो एंजाइम है वो क्या रहते हैं, आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो हम ये कहानी के द्वारा समझेंगे। ठीक है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, है ना। ये पेशेंट है और ये क्या है, डॉक्टर हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपका हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। सन 1822 की बात है। मार्टिन नाम के फौजी को गोली लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मार्टिन है वो क्या है, एक फौजी है जिनको क्या लगी थी, गोली लग गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छेद हो गया है। उसे जख्मी हालत में डॉक्टर बोमन के पास लाया गया, और वो जो चित्र था जो इलाज कर रहे थे वो कौन थे, डॉक्टर बोमन थे, उनके पास लाया गया। मार्टिन का इलाज शुरू हुआ और करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमन मार्टिन का इलाज करते रहे, और वो क्या हुए, उनका इलाज स्टार्ट हो गया, और 1.5 साल तक के क्या हो रहा था, वो इलाज कंटिन्यूसली ही चलते जा रहा था। ठीक है, बोमन के अध्ययन के लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक अंसेल्म पायने ने अंकुरित जौ से एंजाइम नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया और इसमें डायटेस नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चलिए यहाँ पर तो हमने देख लिया कि मार्टिन इलाज कर रहे थे। तो जब मार्टिन इलाज कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर छेद हो गया है ना, यहाँ पर क्या हो गया है, छेद हो गया है, और छेद से उनका क्या हो रहा था, जो अमाशय था, है ना, अमाशय मतलब जो स्टमक था वो पूरी तरह से दिख रहा था। ठीक है, तो वो क्या किए, उसमें क्या है आपका क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट रहता है ना, जो क्या करता है आपका पचाने में हेल्पफुल रहता है। मोस्टली क्या रहता है, वो HCl रहता है, वो आपको दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो छेद है वहीं से पाइप लगा के वो क्या करते थे, इसी को क्या करते थे, जो गैस्ट्रिक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, उसे वो क्या करते थे, बाहर निकालते थे और खाने पचाने की प्रक्रिया को करते रहते थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर ये नोटिस किया कि क्या बोलते हैं, जो अमाशय में खाने की जो पाचन प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी होती है, और जब वो बाहर रखा जाए तो उतनी जल्दी वो प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है,
आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। सिर्फ उन्होंने ये खोजा कि जो स्टमक में जो भी परिस्थिति रहती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, अनुकूल रहती है भोजन के लिए, इसलिए वहाँ पाचन की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है। जबकि आप वही चीज़ें बाहर ला के रख रहे हैं तो भी परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती है कि पाचन हो रही है, पर बहुत धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, है ना, इलाज किया उन्होंने, ये खोज किया। फिर उसके बाद क्या हो गए, लगभग 1 दशक बाद कौन आए, फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी आए। ठीक है, जिनका नाम क्या था, अंसेल्म पायने, जिन्होंने क्या किया था, अंकुरित जौ, है ना, अंकुरित जौ से एमिलेस, है ना, जैसे मैंने बताया था आपके सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, एमिलेस रहता है। एमिलेस नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया, उसी को क्या किया, अंकुरित जौ से इसको एमिलेस को अलग किया और उसे क्या नाम दे दिया, डायटेस नाम दे दिया। ठीक है, यह एक पाचक एंजाइम है और यह हमारे आहार नल के साथ साथ अन्य कई जीवाणु, कवक व पौधों में भी पाया जाता है। तो ये उसने क्या नाम दे दिया, डायटस नाम दे दिया, और ये बताया कि एक पाचक एंजाइम है, मतलब कि पाचन में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, आहार नली में रहता है और साथ साथ कई जीवाणु, कवक और पौधे में भी पाया जाता है, उनमें भी ये क्या करता है, पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एमिलेस क्या है आपका, एमिलेस क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है आपका एंजाइम है, वो सिर्फ एक क्या एंजाइम नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है। ठीक है, आपका बहुत सारे एंजाइम क्या रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपका लीवर, पैनक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, और कहाँ जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं, जो भी आपका क्या रहते हैं, बड़े बड़े अणु रहते हैं, उसका अपघटन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आई होप कि आपको क्या बोलते हैं, ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है।